नमस्कार मित्रों, हम लोग आज बात करेंगे जो परीक्षा आपकी होने वाली है स्कूल लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें आने वाले एमसीक्यू के प्रश्नों के बारे में। अभी हाल ही में आरएएस की परीक्षा हुई थी प्रीलिम, उसमें जो सवाल आए थे वो विद्यार्थियों ने कहा कि बहुत मुश्किल थे। मुश्किल इसलिए थे क्योंकि जो कोचिंग सेंटर्स में उन्होंने पढ़ा था उसमें से सवाल बहुत कम आए थे या नहीं आए थे। इस पर टिप्पणी करते हुए आरपीएससी के एक सम्मानित सदस्य ने कहा था कि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ कोचिंग सेंटर्स में पढ़कर परीक्षार्थी पास नहीं हो सकता है। हम ऐसे पेपर्स बनवा रहे हैं जो इतने मुश्किल हैं या इस प्रकार के बने हुए हैं, मुश्किल तो एक व्याख्या है, जिनको करने के लिए आपको पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। और इसके लिए वो यूपीएससी के पैटर्न को एक्सेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, और यूपीएससी के पैटर्न के आधार पर प्रश्न बन रहे हैं। वो कैसे प्रश्न हैं उसके बारे में हम बात करने के लिए आज आए हैं। उसमें केवल तथ्यों पर आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाते। अधिकतर कोचिंग सेंटर्स में तथ्य की भरमार करके और नोट्स बनाए गए हैं। 5,000 10,000 तथ्यों को रटा दिया जाता है, उनमें से कुछ तो आएंगे, फिर कुछ उसमें से नहीं आते, तथ्य किसी और जगह से आते हैं, तो ढूंढ के देखते हैं कि कौन सी पुस्तक से आए, फिर वो रिकमेंड करते हैं कि इस पुस्तक को पढ़िए, इसमें तथ्य आते हैं, इसमें से सवाल आते हैं। ऐसा नहीं है। अब ऐसे होने की संभावना कम होती जा रही है, क्योंकि तथ्य आपको मालूम भी हो तब भी आप उस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अब तथ्यों की व्याख्या से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। लॉजिकल कंक्लूजन आपको करना पड़ता है, और उसके लिए आपको उस विषय का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। केवल तथ्य याद करने से सवाल का उत्तर नहीं दिया जा सकता। मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको इसके लिए कि मान लीजिए प्रश्न है कथन। क्या कथन है? पहला कि अरस्तु एक रूढ़िवादी विचारक है, ये तो कथन है। अब इसके आगे लिखा गया है क्योंकि ए और बी, उसके दो रीजन दिए गए हैं। पहला रीजन है कि उसने क्रांतियों को रोकने के उपाय बताए, और बी, उसने व्यक्ति के अधिकारों की आलोचना की। अब उत्तर 4 दिए गए हैं। ए सही है, बी सही है, ए बी दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। ये 4 प्रकार के सवाल, 4 उत्तर हो गए। अब कोई देखिए अब इसमें से कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें सिर्फ ये अगर आपको पता है कि वो रूढ़िवादी विचारक है, तो इससे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। वो रूढ़िवादी विचारक क्यों कहा जाता है, इसलिए हमें उसका प्रश्न का उत्तर देना होगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने क्रांतियों के रोकने के उपाय बताए हैं, जो स्पष्ट रूप से हमारे सामने मौजूद है, जिसका हम अध्ययन करते हैं। इसलिए एक तो ये तरीका है, क्योंकि रूढ़िवाद का अर्थ यह है जो आमूल चूल परिवर्तन के विरुद्ध हो। और सबसे बड़ा उदाहरण इसका है एडमंड बर्क, जिसे रूढ़िवाद का पिता भी कहते हैं। हालांकि अरस्तु तो बहुत पहले हुआ था एडमंड बर्क से, लेकिन फिर भी एडमंड बर्क को माना जाता है कि वो सिर्फ रूढ़िवादी था। अरस्तु तो और भी बहुत कुछ था। एडमंड बर्क केवल रूढ़िवाद के कारण ही जाना जाता है। उसकी पुस्तक थी रिफ्लेक्शंस ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो उसने फ्रांसीसी क्रांति के विरुद्ध लिखा था। और उसमें उसने कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इसमें समाज का आमूल चूल परिवर्तन कर दिया गया है। इसके कारण से समाज एक अराजकता की स्थिति में पहुंच गया है, और इसको वापस से संगठित होने में बहुत समय लगेगा। इसके मुकाबले में जो अमेरिकन जो क्रांति हुई है, वह क्रांति ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वो केवल राजनीतिक उथल पुथल हुई है, वहाँ पूरे समाज का उथल पुथल नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्रांति का विरोध करना रूढ़िवाद की एक प्रमुख पहचान है, और अरस्तु इस पहचान का साक्षी है। वो स्वयं रूढ़िवाद क्रांतियों का विरोध करता है। तो पहला तो सही है। दूसरा है व्यक्ति के अधिकारों की आलोचना करना। अब व्यक्ति के अधिकारों की आलोचना करने की बात हम करें तो देखेंगे कि यूनानी नगर राज्य में व्यक्ति के अधिकारों की कल्पना ही नहीं की गई थी, क्योंकि उस समय में व्यक्ति और राज्य में जो संबंध था वो ऐसे बताया गया है कि राज्य व्यक्ति का वृहद स्वरूप है। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। इसलिए व्यक्ति राज्य से अलग है ही नहीं। जब व्यक्ति राज्य से अलग नहीं है तो उसकी अनन्य विशेषता, अनन्य अधिकारों की बात नहीं की जा सकती। एक्सक्लूसिव राइट्स उसके पास नहीं है। जब राइट्स की बात ही नहीं की जा रही है तो फिर उसके विरुद्ध हो या पक्ष में होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए ये इररिलेवेंट है। अगर यही प्रश्न ये पूछा जाता है कि एडमंड बर्क
एक रूढ़िवादी विचारक है, ए क्रांतियों का विरोध करता है, बी वो व्यक्तिगत अधिकारों की आलोचना करता है, तो इसमें दोनों उत्तर सही है एडमंड बर्ग के लिए। अरस्तु के लिए दोनों सही नहीं है, क्योंकि एडमंड बर्ग के समय में आप देखेंगे कि एक और विचारक था अमेरिकन, थॉमस पेन, जिसने किताब लिखी थी राइट्स ऑफ मैन फ्रेंच रिवॉल्यूशन में के समर्थन में, और उसमें जो राइट्स ऑफ मैन की बात की थी, उसमें जो मैन है उसका वो वही इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, जो कि जो एनलाइटनमेंट या बोधोदय युग का जो व्यक्ति था, जिसे आज हम कहते हैं अनएंकम्बर्ड सेल्फ, यानी ऐसा व्यक्ति जो स्वयं निर्मित है, समाज ने उसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया है, ऐसा एक्सक्लूसिव विवेकशील व्यक्ति है जिसने अपने आप को स्वयं बनाया है। उस व्यक्ति के अधिकारों की कल्पना थॉमस पेन करता है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय तक आते ने ही व्यक्ति के अधिकारों की बात की थी, इसलिए उसके बाद में जो रूढ़िवादी विचारक है उन पर तो ये दोनों कथन के उत्तर सही है, लेकिन जो एनलाइटनमेंट के पहले के विचारक है वो रूढ़िवादी है, तो उसमें ये व्यक्ति के अधिकारों वाला इररिलेवेंट है। तो ये एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि व्यक्ति के जो जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का जवाब देते समय आपको सोचना पड़ेगा। केवल तथ्यों को याद करने से आप उत्तर नहीं दे सकते हैं, आपको थोड़ा विस्तार में अध्ययन करना पड़ेगा और चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ऐसे प्रश्न अब ज़्यादा आएंगे, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 30% सवाल कम से कम ऐसे आएंगे जो कि तथ्य जानते हुए भी जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते, अगर आपने उस तथ्य से संबंधित बहुत सी सामग्री का अध्ययन करके उसका विश्लेषण नहीं किया है। और वो तभी संभव है जब आप स्वयं अध्ययन कर रहे हैं, अच्छी पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, अपने मित्र को मंडली बनाकर उनके साथ रोज बहस कर रहे हैं, या किसी अच्छे शिक्षक के पास जाकर इस प्रकार से उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये आज पहली बात मैंने बताया आपको। आगे भी हम इस प्रकार के उदाहरण देकर जो प्रश्नों को कैसे हल किया जाए इसके बारे में बात करेंगे। आज इतना ही देखते हैं। नमस्कार।